के रहेंगे। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान दशकों तक हमारे फ्रीडम फाइटर्स, थिंकर्स, रेवोल्यूशनरीज हमारे देश को आजाद कराने के लिए संघर्ष करते रहे। कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाकर प्रेशर क्रिएट करता, कोई सत्याग्रह के जरिए गोरों के नाक में दम कर देता, तो कोई सीधा हथियार उठा लेता। उस वक्त देशभक्ति का डेफिनेशन ही था मौजूदा सरकार का विरोध करना। उस समय भी अंग्रेजों के वफादार ऐसे आंदोलनकारियों, क्रांतिकारियों को गाली बकते थे, इन पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाते थे, उन्हें पुलिस के हवाले करते थे, कोर्ट में उनके खिलाफ गवाही तक देते थे। 15 अगस्त 1947 हमें आजादी मिलती है और देशभक्ति के मायने भी बदलने लगते हैं, क्योंकि अब तो सरकार लोगों की चुनी हुई है। तो भला किसी को सरकार से इतनी भी क्या दिक्कत हो सकती है? अरे देश को थोड़ा ही ना बचाना है, आजादी थोड़ा ही ना लानी है अपने ही सरकार से। और धीरे धीरे नेतागण भी सरकार और देश को एक ही पायदान पर रखने की कोशिश करने लगे। यह ट्रेंड हमने इंदिरा गांधी के समय खूब देखा, जब यह नारा खूब लोकप्रिय होता है, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। यानी इंदिरा गांधी पर सवाल करना, उनका अपमान करना, देश पर सवाल करना या देश का अपमान बराबर माना जाता है। देश की पहली इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ विरोध करना देशद्रोह की तरह देखे जाने लगा। सरकार और सरकारी मीडिया ने बहुत आसानी से लोगों पर एंटी नेशनल का टैग चिपकाना शुरू कर दिया। आज देश की दूसरी इमरजेंसी काल में सरकार से सवाल पूछ लो, उनकी नीतियों के खिलाफ आंदोलन कर दो, तो सरकार सीधा सीधा देशद्रोह का मुकदमा आप पर चला देगी, या एनएसए और यूएपीए जैसी नेशनल सिक्योरिटी या एंटी टेरर कानून का सरकार सहारा ले लेगी। हाल ही में सोनम वांगचुक को सरकार ने करीबन 6 महीने तक जेल में रखा, बिना किसी केस के, बिना किसी सबूत के। उमर खालिद करीबन 6 साल से जेल में सड़ रहा है। सरकार के पास इतना समय ना हुआ कि एक ट्रायल तो शुरू कर दे, या फिर केस ही नहीं है, या फिर मकसद कभी केस चलाना था ही नहीं, मकसद था डिस्क्रेडिट कर देना। एंटी नेशनल, अर्बन नक्सल, टुकड़े टुकड़े गैंग, फॉरेन फंडेड चाइना एजेंट, सीआईए बोल दो और जवाबदेही खत्म, कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं। एंटी नेशनल है सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र। अब देखा जाए तो यह पैटर्न कोई नया तो है नहीं। डिसेंट को डिस्क्रेडिट करने के लिए हथकंडे हमेशा से अपनाए गए हैं। पहले ब्रिटिश राज ने किया, फिर कांग्रेस सरकारों ने किया, और अब मोदी सरकार ने उसी प्लेबुक को अपना लिया है। जब भी कोई सत्ता से सवाल पूछे, सबसे आसान हथियार अपना लो, उसे देश विरोधी एंटी नेशनल बोल दो। लेकिन इतिहास गवाह है कि जिन लोगों को उस समय की हुकूमत ने एंटी नेशनल बोलकर चुप करवाना चाहा, दरअसल वही असली देशभक्त साबित हुए। इसीलिए देशभक्त के आज के इंडिपेंडेंस डे स्पेशल में एक नजर कुछ ऐसे एंटी नेशनल्स पर डालेंगे, उनकी कहानियों पर डालेंगे, जिन्होंने दरअसल देश को आगे बढ़ाने में जबरदस्त योगदान दिया था, देश की डेमोक्रेसी के लिए, देश के लोगों के हकों के लिए, जिनकी आवाज को तत्कालीन सरकारों ने दबाने की खूब कोशिश की थी, उन्हें डिस्क्रेडिट करने के हर पैतड़े को अपनाने की कोशिश की थी। लेकिन ये जो एंटी नेशनल्स थे, ये झुके नहीं, और अंत पर उन पर लगा ये एंटी नेशनल का टैग भी खुद ब खुद धुल भी गया। लेकिन इससे पहले कि हम इनकी कहानियों पर जाएं, उससे पहले एक छोटा सा क्रैश कोर्स जरूरी है। एंटी नेशनल 101 का क्रैश कोर्स। शायद हम इस 80th इंडिपेंडेंस डे को एक प्रण ले सकते हैं कि ये जो एंटी नेशनल का मतलब है और एक्चुअली नेशनलिस्ट होता कौन है, इसको समझ लें। पॉइंट नंबर 1, एंटी नेशनल का कोई लीगल डेफिनेशन नहीं है। भारत के संविधान में, किसी कानून की किताब में एंटी नेशनल नाम की कोई टर्मिनोलॉजी है नहीं। यह एक पॉलिटिकल स्लर है, अब्यूज मान लीजिए। इसका कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है। ठीक जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग, खान मार्केट गैंग, अर्बन नक्सल, इसका इस्तेमाल किसी की बातों को बस डिस्क्रेडिट करने के लिए किया जाता है। जब दूसरे साइड के पास कोई तथ्य नहीं होता है, आर्गुमेंट नहीं होता है, तो यह शब्द थोप दिया जाता है। इसका अपने आप में कोई वजूद नहीं है, इसके पीछे कोई लीगल फ्रेमवर्क बैकिंग नहीं है, बस एक आरोप है जो मीडिया और सरकार मिलकर बार बार विरोधियों पर चिपटा देती है। इसी फॉर्मूले को नाजी जर्मनी में गॉरबेल्स ने खूब इस्तेमाल किया था। एक झूठ को इतनी बार दोहरा दो कि झूठ ही सच बन जाए और सच झूठ बन जाए। इसीलिए आम नागरिकों के लिए जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, एंटी नेशनल यूनिवर्सिटी है। लेकिन फिर लोग चौंक जाते हैं जब सरकारी डेटा में हर साल देश के टॉप यूनिवर्सिटीज में उभर कर आता है वही एंटी नेशनल जेएनयू।
पॉइंट नंबर 2, ये लेबल हमेशा से वही चिपका सकता है जिसके पास पावर है। इसको पहले गुंडा नेशनलिज्म भी कहा जाता था, यानी कोई भी किसी को भी पकड़कर एंटी नेशनल का सर्टिफिकेट थमा देता है। अगर मैं सड़क पर आपको रोककर आपका कॉलर पकड़कर आपको एंटी नेशनल बोल दूं तो आप मुझे गुंडा नेशनलिस्ट ही कहोगे ना। हमारा तो वैसे में ट्रेडमार्क नाम भी है, द देशभक्त। यह सर्टिफिकेट देने का धंधा हम खूब चला सकते थे, लेकिन हमारा मानना है कि देशभक्ति बेची नहीं जा सकती। लेकिन यही बेचने का काम सरकारें करती हैं, अपनी पूरी मशीनरी के साथ करती हैं। पुलिस, मीडिया, इंस्टीट्यूशंस के थ्रू यह काम किया जाता है। जो सवाल उठाता है उसे डेटा से गलत साबित नहीं किया जाता है। उसे बोला जाता है तुम CIA हो, तुम सोरोस हो, तुम एंटी नेशनल हो, तुम चुप बैठ जाओ। पॉइंट नंबर 3, देश और सरकार दो अलग चीजें हैं, लेकिन इनको जानबूझकर मिक्स कर दिया जाता है। ठीक जैसे बाबा टाइप लोग अपने आप को भगवान बोल देते हैं, ठीक जैसे ढोंगी बाबाओं से धर्म को बचाना होता है, वैसे ही ढोंगी और पाखंडी नेताओं से हमें देश को बचाना होता है। और हर एक नागरिक की यह ड्यूटी बनती है, सारे नेता टाइप लोगों पर कड़ी नजर रखो, किसी को भगवान मत बनने दो। पॉइंट नंबर 4, देशभक्त और देशद्रोही का फॉल्स बाइनरी। अब हाइपर नेशनलिस्ट फोर्सेस जो होते हैं वो लोगों को सिर्फ दो भागों में, आप तो जानते हो उनको बंटवारा बहुत अच्छा लगता है, लोगों को दो भागों में बांट देते हैं। या तो तुम देशभक्त हो यानी सरकार का अंधा समर्थन करते हो, या तुम देश विरोधी हो माने ऑटोमेटिकली सरकार पर तुम सवाल पूछने वालों में आते हो। बीच का कोई रास्ता नहीं रहता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कोई रास्ता नहीं रहता है। जबकि असलियत में एक हेल्दी डेमोक्रेसी में डिसेंट और देशभक्ति एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ चलते हैं। सरकार से सवाल पूछने वाला ही देशभक्त होता है, पिछवाड़ा चाटने वाला नहीं होता है। इसीलिए उन वालों को गोबर भक्त कहा जाता है। पॉइंट नंबर 5, डेमोक्रेसी में सवाल पूछना आपका हक नहीं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। अक्सर हमें देशभक्त पर भी पूछा जाता है कि अरे हम कह तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, मीडिया भी बिकी हुई है, विपक्ष भी कमजोर है, कोर्ट सरकार के खिलाफ कुछ बोलेगी नहीं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि डेमोक्रेसी में अल्टीमेट ऑपोजिशन पार्टी कौन सी होती है? देश की आवाम होती है। पुलिस, जुडिशरी, विपक्ष, मीडिया अगर एक दूसरे से सवाल ना करे, चेक एंड बैलेंस ना करे, तब भी जनता जवाब मांग सकती है। दुख की बात यह है कि जेन जी ने हमें यह बात याद दिलाई। अरे हमें जेन जी को बताना चाहिए था, लेकिन जेन जी ने हमें यह बात याद दिलाई कि भैया जनता के सामने छप्पनेश्वर को भी झुकना पड़ता है। याद रखिए, जो भी एक नागरिक को सवाल पूछने के अधिकार से हटाए, सवाल पूछने के अधिकार को कमजोर करे, जो भी नागरिकों को धमकाए, उन्हें पनिश करे सवाल पूछने से, अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को एक्सरसाइज करने से, वो सबसे बड़ा एंटी नेशनल होता है। फाइनली पॉइंट नंबर 6, 51% सीट्स जीत लेने के बाद भी देश के 49% लोगों को आप चुप नहीं कर सकते, उनकी चुप्पी खरीद नहीं सकते हो। सुप्रीम कोर्ट जज दीपक गुप्ता ने कहा, बहुत बढ़िया कहा है, कि जब एक पार्टी मेजॉरिटी प्रूव कर लेती है, सरकार में आ जाती है, तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि वो पूरी जनता की आवाज है। डेमोक्रेसी में डिसेंट एक बेसिक ह्यूमन राइट है, ना कि एक कंसेशन, ना कि एक बिस्किट जो सरकार अपनी मर्जी से दे या ना दे, वो सरकार की मनमर्जी पर होता है। इन 6 पॉइंट्स को गांठ बांध कर याद कर लेना, क्योंकि जैसे जैसे देश की आर्थिक हालत और खराब होगी, वैसे वैसे और भी एग्रेसिव होने वाला है सरकार, आपके हकों को और भी छीना जाएगा। ये एंटी नेशनल का टैग और भी ज्यादा लगने वाला है आने वाले सालों में। इसीलिए मैं कहता हूं कि सरकार में पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने इतिहास पढ़ा हो तो आप यह भी जानते हो कि जितना लोगों को दबाओगे उतना ज्यादा वो विस्फोटक तरीके से फूटकर बाहर भी आएंगे, रिबेल करेंगे। इतिहास के पन्नों में अगर आप जाकर देखो तो ये एंटी नेशनल का टैग लगाने वाला स्ट्रेटेजी बहुत पुराना है। देशद्रोहियों की लिस्ट में सबसे पहला और प्रमुख नाम आपको मिलेगा बाल गंगाधर तिलक जी का, जिन्हें हम बहुत आदर से और इज्जत से लोकमान्य के नाम से जानते हैं। उन्हें गोरों ने फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट का टाइटल दिया था, इज्जत से नहीं, गुस्से में, क्योंकि अंग्रेजों के लिए तिलक ना एंटी नेशनल प्रो मैक्स थे। 3 बार सेडिशन यानी राजद्रोह के मामले उन पर चलाए गए, 1897, 1908 एंड 1916 में। तीनों बार उनकी गलती, भाई साहब बम बम फोड़ दिया था ना 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 ना, तीनों बार उन्होंने बस गलती यह की थी कि अपने अखबार केसरी में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बस लिखा था।
1897 में 18 महीने के लिए उनको जेल हुई फॉर स्प्रेडिंग डिसअफेक्शन अगेंस्ट द राज। जी हां, डिसअफेक्शन। 1908 में दोबारा सेडिशन का केस हुआ, उन्हें 6 साल की सजा देकर मैंडले जेल में भेज दिया गया। 1916 में तीसरी बार उन पर जब केस चला, इस बार मोहम्मद अली जिन्ना उनके वकील बनते हैं और उन्हें बरी करवाते हैं। दुख की बात यह है कि आज के डेट में भी 100 साल से ज्यादा के बाद भी सरकार के खिलाफ अगर आप सिर्फ लिख दो तो आप पर एफआईआर हो सकता है या सरकार आपका लेख ही गायब करवा सकती है। अंग्रेजी हुकूमत ने भगत सिंह को तो सीधा टेररिस्ट ही घोषित कर दिया। सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंकने और सॉन्डर्स हत्याकांड में शामिल होने की वजह से 23 साल की उम्र में उन्हें फांसी दे दी जाती है। ब्रिटिश कोर्ट्स के लिए वो एक ऐसे क्रिमिनल थे जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक किया था। उन पर फॉर्मल चार्जेस भी साजिश और देशद्रोह के लगाए गए थे। आज उसी भगत सिंह के नाम पर न जाने कितने देशभक्ति के पिक्चरें बन चुकी हैं, गाने बन चुके हैं, क्योंकि आज हम जानते हैं कि वो बस एक बहरी सरकार के कानों को खोल रहे थे, वो आतंकवादी नहीं थे। उषा मेहता सिर्फ 22 साल की उम्र में 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान एक सीक्रेट कांग्रेस रेडियो चलाती थी। जब प्रेस पर पूरी तरीके से बैन लग गया, सारी न्यूज फ्लो पर अंग्रेजों ने कंट्रोल कर लिया, तब एक ट्रांसमीटर, एक रेडियो ट्रांसमीटर बगावत के संदेश देश के कोने कोने तक पहुंचा रहा था। रेडियो स्टेशन हर कुछ हफ्तों में लोकेशन बदलता रहता पुलिस से बचने के लिए, और फिर नवंबर 1942 में पुलिस ने आखिरकार यह रेडियो स्टेशन पर धावा बोला, उन्हें पकड़ लिया। सरकार ने उन्हें ऑफर दिया कि अगर वो दूसरे जो षड्यंत्र में शामिल थे उनका नाम बता दें तो उन्हें विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया जाएगा। उन्होंने मना कर दिया, 4 साल की जेल हो जाती है। ऐसी थी वो एंटी नेशनल। सुभाष चंद्र बोस का केस और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें गद्दार और देश का दुश्मन तो बुलाया ही, दैट इज नॉर्मल, लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस लीडर्स भी शुरू में उनके आजाद हिंद फौज बनाकर जापान, जर्मनी से मदद लेने के तरीकों से नाखुश थे। आईएनए के सोल्जर्स पर ट्रीजन के फॉर्मल ट्रायल्स भी चलाए गए, उन्हें कन्विक्ट भी किया गया। यहां तक कि इंडियन कम्युनिस्ट्स ने भी अपने अखबार पीपल्स वॉर में उन्हें ट्रेटर बोस, जापानीज फैसिस्ट का एजेंट और टोजो हिटलर का एडवांस गार्ड भी लिखा था, क्योंकि उन्होंने एक्सिस पावर्स का साथ दिया था, वहां से सहारा लिया था। लेकिन बाद में ब्रिटिश वाइसरॉय वेबल ने खुद माना कि आईएनए के सोल्जर्स कोर्ट में गद्दार साबित होने के बाद भी असली हीरोज वही थे, क्योंकि उनकी जो मंशा थी, उनका जो उद्देश्य था, वो भारत की आजादी था। सो देयर एम वाज एब्सोल्युटली परफेक्ट। अब आप बोलोगे कि भाई ये तो वाजिब है ना, अरे गोरे तो देशभक्तों को एंटी नेशनल बोलेंगे ही, क्योंकि हम तो देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। लेकिन आजादी के बाद भी ये प्लेबुक खत्म नहीं होता है, बस पावर का रंग बदल जाता है। सीएन अन्नादुराई की कहानी सबसे आयरॉनिक है। उन्होंने अपना करियर एक सेपरेटिस्ट लीडर के रूप में शुरू किया था, द्रविड़ नारू, एक अलग द्रविडियन देश की मांग करते हुए हिंदी इंपोजिशन और नॉर्थ इंडिया के डोमिनेंस के खिलाफ। 1937 में जब मद्रास प्रेसिडेंसी ने स्कूल्स में हिंदी कंपलसरी करने की कोशिश की, तो अन्नादुराई और उनके मेंटोर पेरियार के साथ 1100 से ज्यादा लोगों ने अरेस्ट अपना दिया। उन्हें कांग्रेस एस्टैब्लिशमेंट सेपरेटिस्ट, एंटी नेशनल मानते थे। इतना कि 1963 में डीएमके की सेसेशन डिमांड को खत्म करने के लिए सरकार ने एक नया कानून बनाया, जिसमें हर कैंडिडेट को सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी की ओथ लेनी पड़ती। लेकिन देखिए कमाल, 1962 के इंडिया चाइना वॉर के बाद खुद अन्नादुराई ने अपनी पार्टी डीएमके का रुख बदला और सिसेशन की मांग छोड़ दी। 1967 में वही अन्नादुराई जिसे कभी देश तोड़ने वाला माना जाता था, वो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बनते हैं, डेमोक्रेटिकली बनते हैं, पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर बनते हैं, और उन्होंने ही मद्रास स्टेट का नाम बदलकर तमिलनाडु रखा। भारत के संविधान में, भारत के आइडिया में इतनी शक्ति है कि दुनिया देखती रह गई कि कम्युनिस्ट्स भी इंडिया में डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होकर पावर में आए, सत्ता पलट नहीं किया, रेवोल्यूशन नहीं लाए। इमरजेंसी के दौर में जब जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के सरकार के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा कर दिया, करप्शन, अथॉरिटेरियन तरीकों के खिलाफ, तो उन्हें भी सीधा जेल में डाल दिया गया। इंदिरा गांधी ने खुलेआम कहा कि ऑपोजिशन फॉरेन पावर्स के पैसे पर चलती है,
है, ठीक जैसे आज हमारे देश में सारा प्रोटेस्ट सोरोस और सीआईए करवाता है। नहीं तो देश में तो वैसे दूध की नदियां बह रही हैं, गोल्डन एज तो वापस आ चुका है इंडिया में। इमरजेंसी डिक्लेयर होने के एक हफ्ते बाद इंदिरा गांधी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि ऑपोजिशन का मकसद गवर्नमेंट को पैरालाइज करके पूरी नेशनल एक्टिविटी को रोककर देश की लाश पे चढ़कर सत्ता में आना है। मजे की बात यह है कि आज बीजेपी सरकार कांग्रेस के बारे में बिल्कुल ऐसी ही बात करती है कि विपक्षी पार्टी देश को रोकना चाहती है, डिबेट नहीं चाहती है, देश का बंटवारा करना चाहती है। इंदिरा गांधी ने कहा कि यह सिचुएशन देश को फॉरेन डेंजर के लिए एक्सपोज करता है। यह वही फॉरेन हैंड थियरी है जो बार बार हर सरकार, हर पार्टी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इस्तेमाल करती आई है। कभी पाकिस्तान का नाम लेकर, कभी जॉर्ज सोरोस का नाम लेकर। जयप्रकाश नारायण जिन्होंने खुद आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था, अपनी ही आजाद सरकार के अगेंस्ट खड़े होने पर उन्हें फॉरेन एजेंट बता दिया गया। हर सरकार, हर पार्टी नए नए पैतड़े, नए नए स्लोगन्स लाती है, लेकिन दिक्कत यह है कि एंटी नेशनल का टैग इतना पुराना हो चुका है लेकिन अभी भी चलता रहता है। मेधा पाटकर 1985 में नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू करती हैं। सरदार सरोवर डैम के से डिस्प्लेस होने वाले लाखों आदिवासियों और किसानों के हक के लिए वो एक लड़ाई शुरू करती है। उनका मूवमेंट इतना असरदार रहता है कि 1993 में एक इंडिपेंडेंट रिव्यू के बाद वर्ल्ड बैंक ने खुद सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के लिए अपना फंडिंग वापस ले लिया। मतलब उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर भी अकाउंटेबिलिटी मनवा ली। लेकिन इसी के लिए उन्हें एंटी डेवलपमेंट, एंटी गुजरात, यहां तक कि एंटी फार्मर भी बुला दिया गया, जबकि वो खुद किसानों और मछुआरों के लिए यह लड़ाई लड़ रही थी। नर्मदा बचाओ आंदोलन का अपना ही नारा था, विकास चाहिए, विनाश नहीं। माने विकास से किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ ही साथ विनाश मत कर दो। आज भी जब कोई एनवायरमेंटल या डिस्प्लेसमेंट का कोई मुद्दा उठता है तो वही लेबल चिपका दिया जाता है कि भैया देखो आप लोग एंटी डेवलपमेंट हो। जैसा कि डेवलपमेंट और लोगों की जिंदगी, डेवलपमेंट और लोगों का जो हक है, वो दो अलग अलग चीजें हैं, एक साथ नहीं हो सकती हैं। मणिपुर की इरोम शर्मिला ने आफ्स्पा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के खिलाफ 16 साल तक हंगर स्ट्राइक किया, जो दुनिया का सबसे लंबा नॉन वायलेंट हंगर स्ट्राइक्स में से एक है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्हें कभी सीधा एंटी नेशनल नहीं बुलाया गया। सरकार ने एक और तरीका अपनाया। उन्हें अटेम्प्टेड सुइसाइड के चार्ज में 16 साल तक बार बार अरेस्ट सरकार करती रही। नोज ट्यूब से फोर्स फीड सरकार करती रही। जब भी 1 साल की मैक्सिमम सेंटेंस पूरी होती, सरकार उन्हें रिलीज करती तो तुरंत वो ट्यूब निकालकर अपना पूरा फास्ट दोबारा शुरू कर देती और कुछ दिनों में दोबारा उनको अरेस्ट कर लिया जाता। यह साइकिल 16 सालों तक चलता है। मणिपुर की कोर्ट्स ने बार बार कहा कि यह एक पीसफुल प्रोटेस्ट है, सुइसाइड अटेम्प्ट नहीं है, लेकिन सरकार हर साल उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लेती। जो इंसान सिर्फ एक कानून के खिलाफ शांति से लड़ रहा हो, लोगों के हक के लिए लड़ रहा हो, उसे भी एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जाता है। अरुंधति रॉय ने 2010 में कश्मीर पर एक कंट्रोवर्शियल बयान दिया कि कश्मीर इज नॉट एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। इस स्टेटमेंट के लिए उनके खिलाफ सेडिशन केस चलाया गया और 2023 में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनके खिलाफ यूएपीए जैसी एंटी टेरर कानून के तहत प्रोसिक्यूशन की परमिशन भी दी। 13 साल पुराने कमेंट्स के लिए। अब अरुंधति रॉय के बात से मैं भी सहमत नहीं हूं। मैं तो मानता हूं कश्मीर इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। वो दूसरी बात है कि क्या रेस्ट ऑफ इंडिया कश्मीरियों को इंटेग्रल मानता है, भारतीय मानता है या नहीं। इसी के साथ साथ कश्मीर यूनिवर्सिटी के एक एक्स प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन पर भी वही चार्जेस लगा दिए गए। रॉय खुद 2022 में लिख चुकी हैं कि लोग मुझ जैसे लोगों को एंटी नेशनलिस्ट के ए लिस्ट में रखते हैं, मोस्टली क्योंकि मैं कश्मीर पर लिखती हूं और बोलती हूं। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स ऑफिस तक ने इंडिया को इस केस को वापस लेने की अपील की है सरकार से। एक बुकर प्राइज विनर जिनकी किताबें दुनिया भर में पढ़ी जाती हैं, अपने ही देश में 13 साल पुराने स्पीच के लिए क्रिमिनल ट्रायल फेस कर रही हैं, यूएपीए जैसे चार्जेस फेस कर रही हैं। और जहां तक कश्मीर की बात है, एक कश्मीरी को आज भी आतंकी समझा जाता है हमारे पूरे देश में। नौकरी से लेकर एक छोटा होटल रूम तक उसे मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है।
देखिए, मैंने यहां कुछ ही एंटी नेशनल्स का नाम लिया है। आईटी सेल वाला एंटी नेशनल लिस्ट पढ़ने बैठ जाऊंगा तो अगला इंडिपेंडेंस डे आ जाएगा। लेकिन इस छोटी सी लिस्ट में आपको एक चीज कॉमन दिखेगी। इन सब एंटी नेशनल्स ने किसी न किसी वक्त पावर से सवाल पूछने की हिमाकत कर दी थी, और पावर ने जवाब देने के बजाय, फैक्चुअल जवाब देने के बजाय, देश के दुश्मन का टैग लगा दिया। चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, या आज की सरकार हो। अगर इन्होंने कुछ गलत किया होता तो आपको लगता है कि सरकार इन्हें छोड़ देता, माफ कर देता? बिल्कुल नहीं। खुशी खुशी ट्रायल करता, फास्ट ट्रैक करता, दोषी करार दे देता। उमर खालिद के खिलाफ 6 साल से ट्रायल नहीं शुरू हो पाता है। या तो उमर खालिद एंटी नेशनल नहीं है, या तो मोदी सरकार सबसे ज्यादा टेरर फ्रेंडली है कि एक टेररिस्ट को 6 साल तक रखी हुई है, ट्रायल नहीं शुरू करा रही है। याद रखिए, पाकिस्तानी खसब को सजा दिलाने में सिर्फ हमें 2 साल का टाइम लगा था, यहां 6 साल बीतने वाले हैं। और एंटी नेशनल टैग लगाना नर्सरी लेवल की हरकत है, लेकिन देखिए अभी भी कितनी पॉपुलर है। इतना कि हाल ही में दिलजीत दोसांझ ने कॉकरोच जनता पार्टी स्टूडेंट प्रोटेस्ट को समर्थन दिया और खुलेआम कहा कि अब जो उन्होंने समर्थन दे दिया, इसके लिए दोबारा उन्हें एंटी नेशनल बुलाया जाएगा, जैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट के वक्त उन्हें बुलाया गया था। उन्होंने तब भी यह जवाब दिया था कि फार्मर्स का सपोर्ट करना देश के अगेंस्ट नहीं होना होता है। अब आप सोचो, एक सिंगर जो दुनिया में इंडिया का कल्चरल आइकॉन है, उसे अपनी मन की बात करने के लिए एंटी नेशनल का टैग, एंटी नेशनल का चाटा जमाया जाता है। इतना नॉर्मलाइज कर चुके हैं हम इस लेबल को, इतना भी सेंस हम में नहीं है। और वैसे में भी हमारे देश में मन की बात करने का अधिकार तो आज एक ही इंसान को है। किसी को तर्क दिए बिना बस एंटी नेशनल बोल देना बचकानी हरकत है। इसीलिए इसका जवाब भी अक्सर मजाक और सटायर से दिया जाता है। मैं इनकरेज करूंगा, आप भी ऐसा ही करिए। जब इंदिरा गांधी ने विपक्ष के नेताओं को फॉरेन एजेंट्स बुलाया, तब स्वतंत्र पार्टी के एमपी पीलू मोदी ने लोकसभा में एक प्लेकार्ड पहन लिया, खुलेआम लिखा हुआ है, आई एम अ सीआईए एजेंट। आप पकड़ के दिखा दो, सबूत दिखा दो। दशकों बाद प्लेराइट गिरीश कर्नाड ने भी एक पब्लिक मीटिंग में वैसा ही एक प्लेकार्ड पहना, उस पर लिखा था, आई एम एन अर्बन नक्सल। और आज के स्टूडेंट जिन्हें धुतकार के कॉकरोच बुलाया गया था, जेन जी ने उसी कॉकरोच का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करके सरकार की ईंट से ईंट बजा दी। सदियों पहले ब्रिटिश पॉलिटिशियन जॉन ब्राइट ने भी यही सवाल पूछा था, जब उनकी सरकार की फॉरेन पॉलिसी को क्रिटिसाइज करने पर उन्हें अन इंग्लिश बताया गया था। उन्होंने कहा कि क्या मैं सिर्फ इसीलिए अन इंग्लिश हूं क्योंकि मेरा ओपिनियन आपसे अलग है, मिलता नहीं है? वही सवाल थोड़े अलग शब्दों में भारत में भी बार बार पूछा गया है और जवाब हमेशा ही वही मिला है। नेशन स्टेट नहीं होता है, नेशन उसके लोग होते हैं जो स्टेट की गलतियों, खामियों, उस पर शर्म महसूस करते हैं। वही असली नेशनलिस्ट होते हैं। जो अपने आप को, अपने देश को और सुधारना चाहते हैं, वो नेशनलिस्ट होते हैं। जो सच का, जो फैक्ट्स का साथ देते हैं, वो नेशनलिस्ट होते हैं। ना कि वो जो हर गलती को छुपाने की कोशिश करते हैं, जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, धर्म का सहारा लेते हैं, या हमेशा दूसरे पर एक्सक्यूज लगा देते हैं। तो अगली बार जब आप तिरंगे को सलाम करें तो एक बार इन नामों को याद रखिएगा, तिलक, भगत सिंह, बोस, उषा मेहता, जेपी अन्नादुराई, मेधा पाटकर, इरोम, अरुंधति, और कितने सारे हैं। इनमें से किसी ने भी क्या देश को नुकसान पहुंचाया था? इन्होंने देश के सामने बस कठिन सवाल रखे थे, सवाल जिनका जवाब देना जरूरी था। और इतिहास बार बार इस बात का प्रमाण हमें देता है कि जो सवाल पूछता है वही असली देशभक्त होता है। जो चुप रहता है, जो सिर्फ चाटता है, जो सिर्फ जी हजूरी करता है, वही असली में एंटी नेशनल होता है। जय हिंद।